भारतीय संविधान में अब तक हमने बात की थी मूल अधिकारों से संबंधित जो समानता का या समता का मूल अधिकार था, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित था, उसके बारे में हमने जाना। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर और 22 तक उल्लेखित है। तो आज हम जानेंगे स्वतंत्रता का मूल अधिकार और उन्होंने अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे जिनमें स्वतंत्रता के मूल अधिकारों की बात की गई है। तो सर्वप्रथम हम बात करें कि 19 से लेकर कितने अनुच्छेद तक, 22 तक स्वतंत्रता के मूल अधिकार की बात की गई है। अब अनुच्छेद 19 के बारे में हम जानते हैं कि अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। तो हम जाने कि अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की, मूल रूप से जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति की जो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए, उसे हटा दिया गया और वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की हम बात करेंगे। और उनका हमें क्रमबद्ध तरीके से याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्थात कि फर्स्ट में कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है, दूसरे नंबर पर कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है। इस प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे एग्जामिनर के पास कोई चांस नहीं रहेगा जिससे वो क्वेश्चन बनाए। अधिक क्वेश्चन बनाता है तो आपका 100% क्वेश्चन राइट होगा। तो अब हम अहिंसक भय शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अर्थात कि अनुच्छेद 19 के व्यय में अर्थात कि 2 में बात की गई है ये हिंसक वह शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और वहीं देखें हम C नंबर में या C नंबर में या थर्ड भाग में, इसमें बात की गई है समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। भाई भाग 4 में बात की गई है कि भारत में कहीं भी भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता या निवास करने की स्वतंत्रता। भाई 6 में बात की गई है ऐप में, 6 में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। साथ में बात की गई है जी में, में भारत में कहीं भी कारोबार अर्थात कि बिजनेस
व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब हमने 7 स्वतंत्रताओं के बारे में जाना, जिसमें से अनुच्छेद 19 के भाग 6 में उल्लेखित जो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, उसके लिए भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के में रखा गया है। अर्थात कि अब भारतीय संविधान में जो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, उसके लिए अब कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के में उसे जोड़ा गया। अब पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि वर्तमान में संपत्ति की स्वतंत्रता या संपत्ति का मूल अधिकार को भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो उसे अनुच्छेद 300 के में जोड़ा गया है। हमें विशेष याद रखना है और इनका क्रमबद्ध तरीके से हमें याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अनुच्छेद 19 में विशेष रूप से हम देखेंगे भाग 1 में वाक, अभिव्यक्ति, प्रेस व सूचना की स्वतंत्रता। अर्थात कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो भारत का निवासी है, उसके लिए ये अधिकार है कि वो अपनी बात के लिए रख सकता है, बोल सकता है, अर्थात कि उसे बात करने अर्थात कि भाषण करने का पूर्ण अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदान किया गया है। वही बात करें अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति से अभिप्राय वही है कि अपनी बात के लिए किसी के सम्मुख रखना। अर्थात कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी बात के लिए अभिव्यक्त कर सकता है, अपने विचारों के लिए अभिव्यक्त कर सकता है। वही हम बात करें प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात कि ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए कि वो सूचनाओं के लिए प्रसारित कर सकता है। अर्थात कि किसी भी प्रकार की सूचना होती है उसके लिए वो प्रसारित कर सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई भी सूचना हो उसके लिए कोई भी व्यक्ति प्रसारित नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसके अपवाद हैं ये। और जैसे कि भारतीय सुरक्षा से संबंधित हुई, सैन्य बल से संबंधित हुई, या कुछ गुप्त एजेंसी जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, उनसे संबंधित कोई भी सूचना के लिए किसी भी भारतीय नागरिक के लिए ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि उन्हें वो प्रेरित करे या प्रसारित करे। वही हम बात करें सूचना की स्वतंत्रता। सर्वप्रथम हम सूचना की स्वतंत्रता के लिए भारत में एक कानून लाया गया, सूचना का अधिकार। उसके लिए जानने की कोशिश करेंगे। अधिकांश क्वेश्चन सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन अधिकांश एग्जामों में सूचना से संबंधित जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है भारतीय नागरिकों के लिए, उससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हम जानेंगे सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के भाग ए में वैसे ये उल्लेखित था कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए ये अधिकार प्राप्त होगा कि वो सूचनाओं को अर्जित कर सकता है, लेकिन सूचनाओं के लिए अर्जित करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं था या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इसके द्वारा अगर कोई सूचना ना दे, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग या कोई भी एजेंसी कोई भारतीय नागरिक आदि सूचना प्राप्त करना चाहे, पूर्व में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई एजेंसी चाहे तो सूचना प्रोवाइड करवा सकती थी और कोई ना चाहे तो नहीं करवा सकती थी। उस पर कोई भी कानूनी दबाव या प्रेशर उस पर नहीं था या किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अब हम सूचना का अधिकार से संबंधित अगर बात ही करते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सर्वप्रथम पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस देश में सूचना का अधिकार लाया गया।
तो सर्वप्रथम हम देखें तो 1766 में स्वीडन में इसे लाया गया, या हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार सर्वप्रथम किस देश में पारित हुआ, तो स्वीडन में सर्वप्रथम कब हुआ, 1766 ईस्वी में। अब हम भारत की बात करें इस संदर्भ में कि भारत में भी सूचना का अधिकार लाया गया, और वर्तमान में हम देखते हैं कि लगभग 80 देशों में सूचना का अधिकार से संबंधित कानून को लाया जा चुका है। तो भारत में ये मामला आता है राम नारायण वर्सेस यूपी सरकार। जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा राम नारायण वर्सेस यूपी सरकार से संबंधित, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए या प्रसारित करने के लिए या अभिव्यक्त करने के लिए उसके लिए सूचना का अधिकार होना चाहिए, और इससे संबंधित एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे एक अधिनियम होना चाहिए, अर्थात कि एक अधिनियम होना चाहिए जिससे अगर कोई सूचना ना प्रोवाइड करवाए तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो ये मामला सर्वप्रथम किस मामले में आया, राम नारायण वर्सेस यूपी सरकार में, और ये मामला था 1975 का। कब का, 1975 का। एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रत्येक लाइन प्रत्येक शब्द आपके प्लीयम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? तो पूछा जा सकता है, विशेषकर प्लीयम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्लीयम्स क्यों, मेंस में लिखने के लिए भी ये हमें अति आवश्यक है। देखो, लिखने की एक शैली अलग होती है अपनी अपनी, लेकिन उसके लिए डाटा प्रोवाइड होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि आपके पास लिखने की शैली कितनी ही उत्तम हो, उसे अभिव्यक्त करने की शैली कितनी ही उत्तम हो, लेकिन उसके लिए ये अति आवश्यक है कि आपके पास फैक्ट डाटा हो, जिससे आप एक महत्वपूर्ण कोई भी आंसर लिखते समय आप उसके लिए सुंदर ढंग से प्रदर्शित कर सके। तो इसके लिए आपके लिए डाटा होना अति आवश्यक है, पास डाटा होना अति आवश्यक है। तो आपका विशेष फोकस होना चाहिए कि प्रत्येक शब्द के लिए आप कैप्चर कर सको, क्योंकि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पर बच्चे पढ़ते कम है। विशेषकर मैं बात बताऊं, देखते ज्यादा है मनोरंजन की दृष्टि से, लेकिन हमारा मोटिव यही है कि आप यदि प्लीयम्स की तैयारी करते हो और आप गरीब तबके के विद्यार्थी हो, अर्थात कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, तो हमारी ये उम्मीद रहती है कि आपके लिए वो चीज प्रोवाइड करवाई जाए जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में प्रोवाइड करवाई जाती है, जिनसे क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं आपके सम्मुख भी। बिल्कुल, तो यही बात है कि देखो, बोलने की शैली हमने भी बहुत सुधार किया है इस मामले में, क्योंकि आपके पास वो डाटा पहुंचाया जा रहा है जो एक आईएएस और आरएएस बनने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। और आप देखोगे अब तक भी जो भी डाटा प्रोवाइड करवाया गया है, आप बिलियंस के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपके लिए हुबहू उनसे क्वेश्चन अवतरित मिलेंगे। उसी प्रकार से आप अभी राजस्थान में सीईटी का एग्जाम चल रहा है, उसमें से भी आप देखोगे तो जो अभी तक हमने पिछला पढ़ाया है लगभग लगभग उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे हैं। देखो, आने वाला क्या पढ़ाएंगे वो तो देखो कल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो अभी तक पढ़ाया है उसमें से हमारे क्वेश्चन बहुत सारे बैठ रहे हैं। तो हमारा मोटिव यही है कि जो गरीब विद्यार्थी है उसके लिए वो डाटा प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे वो एक बड़ी उड़ान भर सके और अपने लक्ष्य को पा सके। थैंक यू। हम बात करें राम नारायण वर्सेस यूपी सरकार मामले में, सर्वप्रथम ये मुद्दा उठा था सूचना के अधिकार से संबंधित कि भारत में एक कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें ये व्यवस्था हो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे सूचना का अधिकार मिल सके। तो हम देखते हैं राम नारायण चौधरी वर्सेस यूपी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया था। अब हम देखें कि राजस्थान में मजदूर शक्ति दल
राजस्थान के मजदूर शक्ति दल की नेता अरुणा राय के द्वारा प्रयास किया गया कि भारत में आधिकारिक रूप से एक सूचना का अधिकार कानून होना चाहिए, एक अधिनियम होना चाहिए। तो ये प्रयास सूचना से संबंधित या सूचना के अधिनियम से संबंधित किसके द्वारा प्रयास किया गया? राजस्थान की मजदूर शक्ति दल की नेता अरुणा राय के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अरुणा राय किससे संबंधित है? तो ये सूचना के अधिकार से संबंधित है और इन्हीं के प्रयासों से भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। तो हम देखते हैं कि जब 1997 ही HD सौर कमेटी या समिति का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा 1997 में HD सौर कमेटी का गठन किया गया और HD सौर कमेटी की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम भारत में गोवा में 1999 में सूचना का अधिकार या अधिनियम, अधिकारी कहेंगे अभी तो हम, अधिनियम कह सकते हैं इसे, अधिनियम पारित किया गया। अर्थात कि भारत के कौन से राज्य में सर्वप्रथम सूचना का अधिनियम पारित किया गया, सूचना प्राप्त करने का अधिनियम? तो ये किया गया था गोवा में 1999 में। भाई हम बात करें कि ये राजस्थान में 2000 में लागू हुआ। 2000 में राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में इसे लागू कर दिया गया। अब हम देखें कि आधिकारिक रूप से, ये तो औपचारिक रूप से कर दिया गया था लागू, लेकिन आधिकारिक रूप से हम बात करें जब ये कि संपूर्ण भारत में इसे लागू करने के लिए 12 जुलाई 2005 को संसद में इसका प्रस्ताव रखा गया। 12 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई या अनुमोदित कर दिया। किया 12 अक्टूबर 2005 को इसे राजस्थान के राजसमंद जिले के देवडूंगरी गांव से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसे लागू किया गया था, देखो हमें याद रखना है कि 12 जुलाई 2005 को तो इसे कहां पर रखा गया? संसद के में रखा गया इसका प्रस्ताव, और 12 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की क्या मिल गई? अनुमोदित कर दिया गया या अनुमति प्रदान हो गई। भाई 12 अक्टूबर 2005 को इसे राजस्थान के राजसमंद जिले के देवडूंगरी गांव से संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसे संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। और ये कहां से लागू किया गया? राजस्थान से। भाई जिले की बात की जाए तो राजसमंद से, भाई इसके गांव की बात कही जाए तो देवडूंगरी से।
इस प्रकार से हमारा सूचना का अधिकार पूर्ण होता है। सूचना के अधिकार के लिए मोटे तौर से मैं आपके लिए बता दूं तो 10 रुपए के पोस्ट कार्ड टिकट के रूप में एक आवेदन करना होता है। जिस विभाग से आपके लिए सूचना प्राप्त करनी है उस विभाग में आप जाइए, एक नोट पेज लीजिए और 10 रुपए का डाक टिकट लीजिए। उस पे उसे रखकर आप लिखिए सूचना प्राप्त करनी है, किससे संबंधित आपके लिए सूचना प्राप्त करनी है उसके बारे में आप डिटेल से लिखिए। जैसे कि माना कि राजस्थान में आरएएस की भर्ती निकली और भर्ती पूर्ण हो गई। पूर्ण होने का मतलब है आवेदन पूर्ण रूप से ले लिया गया। अब आप जानना चाहते हो आरपीएससी से कि आप आरएएस के पदों में जो भर्ती की गई है उसमें कुल आवेदन कितने भरे गए हैं। तो आपके लिए ये सूचना पाने का अधिकार है कि आप 10 रुपए का डाक टिकट लीजिए और उसे आरपीएससी के नाम लिखिए कि आपके लिए सूचना प्राप्त करना है कि आरएएस पदों के लिए जो आवेदन किया गया है वो लगभग कितने किए गए हैं। तो आपके लिए फिर आरपीएससी निश्चित अवधि में, जो भी अवधि होती है उस अवधि में आपके लिए सूचना प्रदान की जाएगी। यदि निश्चित अवधि के दौरान आपके लिए सूचना प्रावधान नहीं करवाई जाती है तो आपके लिए अनुच्छेद 19 के द्वारा और सूचना का अधिकार से संबंधित जो 2005 में हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया वो आपके लिए हक देता है कि आप न्यायालय जा सकते हो इससे संबंधित कि आपके लिए सूचना प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। फिर न्यायालय आपके लिए उस संबंधित विभाग के लिए दंड स्वरूप कुछ राशि ले सकता है, सजा का भी प्रावधान कर सकता है। जो भी उसे उचित लगता है उस प्रकार से वह न्यायालय कार्रवाई करता है। इस प्रकार से हमारा सूचना पाने का अधिकार पूर्ण होता है, अर्थात कि सूचना का अधिनियम पूर्ण होता है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।